लेकिन अगर किसी ने टिकट का पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। खामखा अपने आप को फंसाने वाली बात थी। दिल उसे कबूल नहीं कर रहा था। तरह तरह की खदशात ने मुझे अपने नरगे में ले रखा था। दोपहर हो रही थी। कल रात अम्बाला थाने की हवालात में दाल के साथ एक जली हुई चपाती खाई थी। भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। उठकर स्टेशन के जंगले के साथ साथ टहलने लगा, ये सोचकर कि इस तरह चलने फिरने से मैं लोगों की नजरों में आ जाऊंगा। फिर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। खैरियत इसी में थी कि मैं बगैर टिकट ट्रेन में सफर न करूं। सोचा बस्ती करीब ही है, गाड़ी आने में अभी देर है, चलकर कुछ पैसों का बंदोबस्त करता। मुमकिन है कोई दयालु लाला मिल जाए जिससे थोड़ी सी रकम दिल्ली जाकर वापस करने के वादे पर उधार ले लूं। मैं प्लेटफॉर्म के जंगले से गुजरकर ढलान उतरता हुआ बस्ती की तरफ चल पड़ा। ये एक छोटी सी बस्ती थी, मगर जहाँ पक्के मकान भी थे। बाहर दरख्त के नीचे ढोर डंगर चर रहे थे। मैं बस्ती की एक कच्ची गली में दाखिल हुआ। मुझे किसी हिंदू साहूकार की दुकान की तलाश थी। मैं एक नीम पुख्ता मकान के आगे से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नजर एक बूढ़े पर पड़ी जो मकान की ड्योढ़ी में तख्त पर नमाज पढ़ रहा था। मेरे कदम अपने आप रुक गए। ये शख्स मुसलमान था, ये जरूर मेरी मदद करेगा। मैं एक तरफ खड़े होकर इंतजार करने लगा कि वो नमाज पढ़ चुके तो उससे बात करूं। उस बुजुर्ग ने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ फैला दिए। दुआ मांगने के बाद अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरे और मुसल्ला तय करके तख्त से उठकर अंदर जाने लगा तो मैंने उसे सलाम किया। वो वहीं रुक गया, मेरी तरफ चेहरा उठाकर सलाम का जवाब दिया। मुझे काफी हौसला हुआ। मैं ड्योढ़ी में आ गया। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया और पूछा, बेटे तुम मुझे मुसाफिर लगते हो, बस्ती में पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने एक कहानी खड़कर सुना दी कि अम्बाले से दिल्ली जा रहा था कि रास्ते में किसी उठाई गिरे ने जेब से रकम की पोटली निकाल ली। अब आगे जाने का किराया नहीं, अगर आप मुझे कुछ रुपए बतौर कर्ज दे दें तो दिल्ली पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। इस बुजुर्ग के चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे तख्त पर बैठने का इशारा किया और खुद कोठरी में चले गए। वापस आए तो उनके हाथों में 10-10 रुपए के 4 नोट थे। 40 रुपए अगर कम हो तो और ला दूं बेटा। मेरा मसला हल हो गया था। 40 ज्यादा थे, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पर शुक्रिया के साथ कबूल कर लिए और वादा किया कि दिल्ली पहुंचते ही लौटा दूंगा। अब मैंने उनसे उनका एड्रेस मांगा। वो मुस्कुराए और कहने लगे, तुम मुसलमान हो और मुसलमान जब दूसरे मुसलमान के साथ कोई सुलूक करता है तो उसका मुआवजा खुदा पर छोड़ देता है। मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझकर ये रकम दी है और अपने बच्चे को कुछ देकर वापस नहीं लिया करते। उस बुजुर्ग के उर्दू बोलने का लहजा रोहतक हिसार और पानीपत करनाल की तरफ का था। इस इलाके से मुझे शुरू ही से बड़ी अकीदत रही है, इसलिए कि ये खित्ता बुजुर्गान दीन का इब्तिदा ही से मस्कन रहा है और इसकी खाक से कई नामवर शख्सियात ने जन्म लिया। फर्त अकीदत से मेरी आंखों में आंसू आ गए। असल में एक अरसे के बाद मुझे अपने वालिद साहब की याद आ गई, जिनको मैंने बचपन में ही देखा था। गाड़ी के आने का वक्त हो रहा था। मैंने बुजुर्ग के दोनों हाथ थाम कर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया और सलाम करके मकान की ड्योढ़ी से निकल कर गली में आ गया। गली में कुछ बच्चे भागते हुए मेरे सामने से गुजर गए। बस्ती की दूसरी जानिब से आटा पीसने वाली चक्की की आवाज आने लगी। मैं बड़ा खुश था, मेरा काम बन गया था। अब मैं दिल्ली तक सेकंड क्लास का टिकट लेकर सफर कर सकता था। सेकंड क्लास ज्यादा महफूज था। मैं तेज तेज चलता हुआ गली से बाहर निकल ही रहा था कि मेरे पांव जमीन ने जकड़ दिए। मैंने रेलवे स्टेशन के बरामदे के आगे 2 जीपों में से पुलिस के सिपाहियों को निकलकर बस्ती का रुख करते देखा। उनमें सिविल पुलिस के सिपाही भी थे और मिलिट्री पुलिस के जवान भी। यकीनन ये लोग मेरी खोज में आए थे। जहां मैंने हेलीकॉप्टर से दरिया में छलांग लगाई थी उसके आसपास का ही इलाका था और मैं कुछ हैरान भी था कि अभी तक मुझे वहां कोई पुलिस की गाड़ी दिखाई क्यों नहीं थी। पुलिस की नफरी 10-12 आदमियों पर मुश्तमिल थी और उनके पास राइफलें भी थी। बस्ती से भागना मुमकिन न था, मैं पकड़ा जा सकता था। अगर मैं गली में भागकर दूसरी तरफ निकलता हूँ तो जाहिर है बस्ती के लोग मुझे देख लेंगे और जब पुलिस वहां पहुंचेगी और उन्हें बताएगी कि वो एक पाकिस्तानी जासूस की तलाश में है तो बस्ती की गालिब आबादी जो हिंदू है पुलिस का साथ देगी और यकीनन मेरी निशानदेही कर देगी। मेरे दिल में सिवाय दर्दमंद मुसलमान बुजुर्ग के और किसी का ख्याल न आया। मैं उल्टे पांव मुड़ा और लपक कर उसी मुसलमान बुजुर्ग के मकान में दाखिल हो गया। वो साहब तख्त पर बैठे तस्बीह फेर रहे थे। मुझे देखकर बोले, क्या और पैसे चाहिए बेटा? ठहरो मैं ला कर देता हूँ। मैं कुछ घबराया हुआ था। मेरी शक्ल से उन्होंने घबराहट का अंदाजा लगा लिया और बोले, क्या बात है बेटे, तुम परेशान दिखाई देते हो। सिविल और मिलिट्री पुलिस मेरी तलाश में बस्ती में दाखिल होने ही वाली थी। मैंने आगे बढ़कर बुजुर्ग का हाथ थाम लिया और कहा, मोहतरम इस वक्त मुझे कहीं छुपा लीजिए, पुलिस मेरी तलाश में बस्ती में पहुंच रही है। मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा, इस वक्त मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग उसी वक्त तख्त से उठ खड़े हुए, मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और मुझे एक ऐसी कोठरी में ले गए जहां कोने में गंदुम की कटी हुई छाल यानी तोड़ी का बहुत ऊंचा ढेर लगा था। बुजुर्ग ने तोड़ी के ढेर की तरफ इशारा किया और कहा, इस ढेर के अंदर जितनी दूर तक घुसकर छुप सकते हो छुप जाओ। मैं दीवार की तरफ से तोड़ी के
ढेर में घुस गया और काफी आगे जाकर अपने आप को अच्छी तरह से छुपा लिया। मुझे सांस लेने को हवा बराबर मिल रही थी। मैंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया था ताकि तोड़ी मेरी आंखों में न पड़े। मुझे बाहर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। मुझे कोठरी का दरवाजा बंद करने की आवाज न आई। बुजुर्ग दरवाजा खुला ही छोड़ गए थे। मेरे दिल की धड़कनें कदरे तेज हो गई थी और मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की कोशिश कर रहा था। बाहर एक पल के लिए जैसे सन्नाटा छा गया था। इस सन्नाटे में सिर्फ चक्की की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये नीम पुख्ता मकान ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। इस कोठरी के आगे ड्योढ़ी थी जहां मुसलमान बुजुर्ग तख्त पर बैठे थे और आगे गली थी। गली में भारी बूटों की आवाजें बुलंद हुई। पुलिस बस्ती में दाखिल हो गई थी। कुछ कदम दौड़ते हुए गली में आगे निकल गए। किसी की भारी रोबदार आवाज आई, दूसरी तरफ से बस्ती को घेरे में ले लो। उसके बाद फौजी बूटों की आवाजें मकान की ड्योढ़ी में आ गईं। मैंने एक पल के लिए अपना सांस रोकिया। एक फौजी जां पुलिस अफसर की आवाज बुलंद हुई। एक खतरनाक जासूस जेल से फरार हो गया है। हम उसकी तलाश में जहां आए हैं। क्या आपने किसी ऐसे नौजवान को देखा है जो इस बस्ती में अजनबी हो? मुसलमान बुजुर्ग की आवाज आई, मेरे बच्चों, मैंने अभी तक किसी अजनबी को बस्ती में नहीं देखा। वैसे भी मैं सुबह से मकान में ही बैठा हूँ। गली में से भी कोई अजनबी नहीं गुजरा। दूसरे फौजी की तहक्कुमाना लहजे में आवाज सुनाई दी, हमें आपके मकान की तलाशी लेनी होगी। मुसलमान बुजुर्ग ने कहा, जरूर लीजिए तलाशी, मगर यहाँ सिवाय मेरे और कोई नहीं है। भारी जूतों की आवाजें इधर उधर फैल गईं। अब मुझे चारपाइयों के उलटने और संदूकों के खिसकाने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं तोड़ी के बहुत बड़े ढेर के नीचे काफी आगे जाकर दम साथे छुपा हुआ था और बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। अब फौजी बूट उस कोठरी में भी आ गए। ये तोड़ी का ढेर कब से यहाँ पड़ा है? मुसलमान बुजुर्ग की आवाज आई, पिछली फसल से यहाँ ये ढेर लगा है। बाहर रखें तो बारिश आंधी में तोड़ी जाया हो जाती है, इसलिए कोठरी में ढेर लगा कर रखते हैं। किसी फौजी अफसर की करख्त आवाज बुलंद हुई, हवालदार, तोड़ी को भ्योनट मार कर देखो। मेरा रंग उड़ गया। अगर हवालदार संगीन जलाता आगे आ गया तो ये संगीन मेरी कमर में से होती हुई पेट में से बाहर निकल जाएगी और मैं बोल भी नहीं सकूंगा। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मांग रहा था कि या खुदा, मुझे इन काफिरों की संगीनों से बचा ले। मुझे भूसे में संगीनों के मारने की अजीब सी खुश्क आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक बार तो यूं लगा जैसे संगीन अब मेरी पीठ में उतर जाएगी, लेकिन फिर यह आवाज मुझसे दूर होती चली गई। उस फौजी ने हुक्म दिया, इधर कुछ नहीं, चलो दूसरी कोठरी में देखो। और भारी बूटों की आवाजें कोठरी से बाहर चली गईं। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, उसकी रहमत ने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था। मैं वहीं तोड़ी जाम भूसे में अपनी जगह पर सुकड़ कर बेहिसो हरकत बैठा रहा। कुछ देर तक इन फौजियों और पुलिस वालों की आवाजें और उनके बूटों की भारी चाप मुझे सुनाई देती रही। फिर ये सारी आवाजें दूर होते होते बंद हो गईं। अब ये आवाजें गली में बहुत दूर से आती महसूस हो रही थीं। मैं उसी तरह साकेत भूसे के अंदर पड़ा रहा। मुझे मालूम था कि जब खतरा टल जाएगा तो मुसलमान बुजुर्ग अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। भूसे में अब मुझे गर्मी लगने लगी थी। अगर मैं दोनों हाथ अपने चेहरे पर न रख लेता तो इस बात का कवी इम्कान था कि भूसे के किसी तिनके के मेरी नाक में घुसने से मुझे छींक आ जाती। मुझे भूसे में घुसे हुए आधा घंटा जरूर गुजर गया था। कदमों की चाप कोठरी में दाखिल हुई। फिर उसी मुसलमान बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, बाहर निकल आओ। मैं किसी रीछ की तरह भूसे को इधर उधर हटाता बाहर निकल आया। मेरी पगड़ी में और कमीज के अंदर तक भूसे के तिनके घुस गए थे। मैं बाहर निकलकर कपड़े झाड़ने लगा। पगड़ी उतार कर झाड़ी। बुजुर्ग एक तरफ खड़े मुझे खामोश नजरों से देख रहे थे। तस्बीह उनके हाथ में चल रही थी। अगरचे इस मुसलमान बुजुर्ग ने मेरे साथ इंतहाई मुरव्वत का सलूक किया था, मेरी जान बचाई थी, मगर मैं उन पर अपना आप जाहिर नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वो मुझसे कोई सवाल करते मैंने खुद ही कह दिया, मोहतरम, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन ये हकीकत है कि मैं जासूस नहीं हूँ। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। पहले ये बताइए कि पुलिस चली गई है? बुजुर्ग ने बेहद संजीदा आवाज में कहा, हाँ, मगर वो अभी तक स्टेशन पर ही है। फिर मुझे साथ लेकर ड्योढ़ी की बजाय दूसरी कोठरी में आ गए जहाँ चारपाई पर बिछोना बिछा था और कोने में 2 संदूक रखे थे। एक तरफ पानी का मटका पड़ा था, दीवार के साथ लालटेन लटक रही थी। मुसलमान बुजुर्ग ने मुझे चारपाई पर बैठने के लिए कहा, खुद एक मूंढे पर बैठ गए और बोले, अगर तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हो तो फिर फौज और शहर की पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है? मैंने एक फर्जी कहानी खड़कर सुना दी कि मैं दिल्ली से अंबाले एक रिश्तेदार से मिलने गया था कि एक पुलिस वाले से झगड़ा हो गया। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, उसने शोर मचा दिया और मैं वहां से भागा। खुदा जाने कहां कहां की खाक छानता यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे पास जो रकम थी वो भी रास्ते में कहीं गिर गई। बस यही है मेरी कहानी।
आपको तो मालूम ही है कि भारत की पुलिस अगर किसी मुसलमान शहरी के खिलाफ हो जाए तो उसे फौरन पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम लगा देती है। हकीकत ये है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। पुलिस इंतकामी तौर पर मुझे इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना चाहती है। मुसलमान बुजुर्ग बड़े सुकून से मेरी झूठी कहानी सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट में एक हल्के से तंज की झलक भी थी। वो कहने लगे, तुम्हारी लड़ाई शहरी पुलिस के सिपाही से हुई थी, फिर मिलिट्री पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है? मैंने जल्दी से कहा, हो सकता है शहरी पुलिस वालों ने मिलिट्री पुलिस को भी झूठी इत्तला दे दी हो कि एक पाकिस्तानी जासूस जेल से फरार हो गया है और इस इलाके में कहीं छुपा हुआ है। मुसलमान बुजुर्ग ने दम करने के अंदाज में अपने सीने पर फूंक मारी, सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और तस्बीह को सदरी की जेब में डालते हुए बोले, तुम जो कोई भी हो, मुसलमान हो, मेरे मेहमान हो। मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी है। अब मेरा फर्ज है कि उस वक्त तक तुम्हारी हिफाजत करूं जब तक कि तुम मेरे मकान में हो। तुम इस जगह बैठे रहो। पुलिस उस वक्त तक स्टेशन पर ही रहेगी जब तक कि ट्रेन नहीं आ जाती। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए रोटी लाता हूँ। मैंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और सांस भरकर सर झुका लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर ये मुसलमान बुजुर्ग उस वक्त मेरी मदद न करते तो मेरा गिरफ्तार हो जाना यकीनी था। मैं कोठरी में चुपचाप बैठ रहा। छत के पास जो छोटा रोशनदान था उसमें से दिन की रोशनी कोठरी के अंधेरे को उजालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी भूख एक बार फिर चमक उठी। मुसलमान बुजुर्ग एक चंगेर में 2 रोटियां और ऊपर साग डाल कर ले आए। इस वक्त मैं तुम्हें साग रोटी ही पेश कर सकता हूँ। मेरी बहू और बच्चे करनाल गए हुए हैं। नौकरानी सुबह में आकर रोटी पका कर रख जाती है, इसे कबूल करो। मैं दोनों रोटियां चट कर गया, घड़े से पानी निकाल कर पिया। रोटी खाने से मेरे आसाब में जान पड़ गई। मुसलमान बुजुर्ग मुझे आराम करने का कहकर कोठरी से चले गए। उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में शक पैदा हुआ, कहीं ये बुजुर्ग पुलिस को खबर तो नहीं कर देंगे। फौरन ही मुझे अपने इस गलत ख्याल पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे इस नेक दिल बुजुर्ग के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अगर उन्हें पुलिस को खबर करनी होती तो मुझे भूसे के ढेर में क्यों छुपाते? वो उसी वक्त मुझे पुलिस के हवाले कर सकते थे। पेट भर कर खाना खाने के बाद मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी, मगर मैं सो नहीं सकता था। मुझे सोना चाहिए भी नहीं था। मैंने उठकर बंद दरवाजे के साथ कान लगा दिए। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे उलझन सी होने लगी। मैं अपने मुंह से मुसलमान बुजुर्ग की आवाज सुनना चाहता था ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वो इसी मकान में है। मैं कुछ परेशान सा होकर चारपाई पर आकर बैठ गया। इतने में दूर रेलवे इंजन की चीख सुनाई दी। ट्रेन आ रही थी। मैं हमतन गोश हो गया। फिर इंजन की छक छक की आवाज सुनाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आकर रुक गई। रेलवे स्टेशन जहां से बहुत ही करीब था। इंजन के सिसकारने की बाकायदा आवाज मुझे कोठरी में सुनाई दे रही थी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। मुझे उस ट्रेन से आगे पानीपत करनाल की तरफ जाना था, मगर अब नहीं जा सकता था। पुलिस जरूर मुसाफिरों की निगरानी कर रही होगी। गाड़ी इस छोटे स्टेशन पर ज्यादा देर नहीं रुकती थी। कोई 3 मिनट के बाद इंजन ने सीटी दी। गाड़ी की सीटी की आवाज बुलंद हुई और फिर ट्रेन छक छक करती स्टेशन से रवाना हो गई। कुछ देर तक ट्रेन की आवाज आती रही, फिर गायब हो गई। उसके थोड़ी ही देर बाद जीपों के स्टार्ट होने की आवाज आई। मिलिट्री और दूसरी पुलिस वहां से जा रही थी। मैंने इन दोनों आवाजों पर कान लगा दिए। इन जीपों की आवाज भी कुछ दूर जाने के बाद गुम हो गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। खतरा किसी हद तक दूर हो गया था, लेकिन अब यह सारा इलाका मेरे लिए खतरे का मकाम बन गया था। पुलिस सारे इलाके में चौकस हो गई थी और जाहिर है कि मैं किसी मकाम पर किसी स्टेशन पर गिरफ्तार किया जा सकता था या मुझसे पूछगिछ हो सकती थी। मेरा हुलिया पुलिस वालों को अंबाले की पुलिस ने बता दिया होगा। मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे की कुंडी खुली और मुसलमान बुजुर्ग अंदर आ गए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आते ही मूंढे पर बैठे और बोले, पुलिस चली गई है, अब मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है। मेरी बहू और बेटा परसों सुबह वापस आ जाएंगे। उनके आने के बाद मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ का पटवारी है और उसका रुझान भारतीय सरकार की तरफ ज्यादा है। मैंने कहा, मेरे मोहतरम, मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि जिनसे मैं आपकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन मैं दूसरी ट्रेन में यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि दूसरी ट्रेन यहाँ से आगे किस तरफ और किस वक्त जाती है। उन्होंने बताया कि दूसरी ट्रेन शाम को आती है, वो भी पैसेंजर ट्रेन है और करनाल, पानीपत, सहारनपुर और मेरठ छावनी से होती हुई दूसरे दिन सुबह को दिल्ली पहुंचती है। मैंने कहा कि यही ट्रेन मेरे लिए ठीक रहेगी। आप मुझे शाम तक अपने यहाँ रहने दीजिए, शाम की ट्रेन से चला जाऊंगा। बुजुर्ग ने फरमाया, जब तुम्हें मुसलमान समझकर अपने यहाँ पनाह दी है बेटा, तो फिर इजाजत मांगने की क्या जरूरत है। तुम शाम तक बड़े इत्मीनान से यहाँ रहो। मैं तुम्हारे लिए दिल्ली तक का टिकट
भी मंगवा दूंगा। मैंने फौरन कहा, नहीं नहीं मोहतरम, आप ना तो खुद स्टेशन पर टिकट खरीदने जाएंगे ना किसी दूसरे आदमी को भेजेंगे। टिकट मैं शाम को खुद ही ले लूंगा। इसकी वजह यह थी कि उस सादा दिल मुसलमान बुजुर्ग को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि पुलिस ने अपना कोई ना कोई खुफिया आदमी देहाती लिबास में बस्ती के बाहर या रेलवे स्टेशन पर जरूर छोड़ दिया होगा। अगर ये बुजुर्ग मेरे लिए टिकट लेने जाते हैं तो CID वाले को शक पड़ सकता है कि आखिर ये किसके लिए टिकट खरीद कर ले जा रहे हैं। मुझे सिगरेट की सख्त तलब महसूस हो रही थी, मगर मैंने उन्हें अभी तक ये नहीं कहा था कि किसी आदमी से 2-4 सिगरेट मंगवा दीजिए। मैंने उन्हें कहा कि मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप शाम होने तक अपने मकान से बाहर न निकलें और ड्योड़ी में ही बैठे रहें। उन्होंने फरमाया, बेटा मैं ज्यादा वक्त ड्योड़ी में ही तस्बीह पर अल्लाह के नाम का विर्द करता हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो दरवाजे पर ठक ठक कर देना, मैं समझ जाऊंगा। वो जाने लगे तो मैंने पूछा, ट्रेन के आने का सही वक्त क्या है? उन्होंने जवाब में कहा, सही वक्त तो शाम के 6 बजे का है, मगर ये पैसेंजर ट्रेन रोज लेट होती है और 7 साढ़े 7 से पहले कभी नहीं आती।